मैं डॉक्टर ए तारा आनंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम इस पाठ्य सामग्री के द्वारा पाठ्यक्रम किस प्रकार बल के रूप में कार्य करता है इसे समझने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम में दार्शनिक विचार दर्शन एक पाठ्यक्रम बल के रूप में। दर्शन का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज करना है। जो व्यक्ति नई नई बातों की या चीजों की खोज करता है या जानने की कोशिश करता है वह दार्शनिक कहलाता है। हम वास्तविक जीवन में बहुत सारी चीजों की खोज करते रहते हैं, चाहे वो हमारी समस्या हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हो। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो नए नए सिद्धांतों के प्रतिपादन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके लिए दर्शन अपनी विभिन्न शाखाओं जैसे ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, नीति शास्त्र आदि की सहायता से सत्य की खोज कर सिद्धांतों का निर्माण करता है। दर्शन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन मनन कर ज्ञान का उद्घाटन करता है। इसलिए दर्शन शिक्षा से संबंधित विषय या समस्या में सहायता करता है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान तक पहुंचने का साधन है। शिक्षा ज्ञान प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु की व्यवस्था करती है, जिसमें समय काल के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। अतः यह अत्यंत विस्तृत लचीली प्रक्रिया है जिसकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है एवं ज्ञान के निर्माण में अपना योगदान देती है। चूंकि ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं अनंत है, इसलिए समस्या आती है कि कितना ज्ञान दिया जाए, किस स्तर के अधिगमकर्ता को किस प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में दर्शन मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ उद्देश्यों की ओर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे कि उन उद्देश्यों के आधार पर ज्ञान की व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्देश्य ही ज्ञान की सीमा तय करते हैं, जिसके लिए शिक्षा अपने संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत उसे पूरा करने का प्रयास करती है। उद्देश्य से मिलते जुलते कुछ अन्य समानार्थी शब्द है जो हमेशा एक प्रकार की शंका उत्पन्न करती है। उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य, जब हम उद्देश्य के विषय में बात करते हैं तब इसका संबंध दर्शन से होता है। उद्देश्य एक दार्शनिक प्रत्यय है, अर्थात मानव जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वह उसकी आदर्श स्थिति होती है, जिसका संबंध शिक्षा की चेतनाशीलता से है। चूंकि मानव एक चैतन्य प्राणी है, अतः उसकी आदर्श स्थिति को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। उद्देश्य शब्द को शाब्दिक अर्थ को जब हम देखते हैं तब भी यही अर्थ सामने आता है। इसका संबंध जीवन के उच्च आदर्शों से होता है। उद्देश्य शब्द उत और दिश शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है उत ऊपर की ओर तथा दिश दिशा दिखाना, अर्थात उच्च दिशा की ओर संकेत करना। मनुष्य अपने जीवन काल में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वह उसकी आदर्श स्थिति को दर्शाता है। उद्देश्य को व्यक्ति प्राप्त कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसकी ओर अग्रसर जरूर रहता है। लक्ष्य को समझते हैं। लक्ष्य को कई बार उद्देश्य समझ लिया जाता है, किंतु दोनों में भिन्नता है। लक्ष्य उद्देश्य का ही एक छोटा भाग होता है जिसे प्राप्त करने में पर्याप्त समय लगता है। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में लक्ष्य को एक छोटे छोटे उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं। जब कई लक्ष्य आपस में मिलते हैं तब एक उद्देश्य तैयार होता है। लक्ष्य को व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर उसे सीमा में बांध सकता है। जब व्यक्ति के एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तब वह अपने दूसरे लक्ष्य को निर्धारित करता है। अर्थात यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत लगातार व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है एवं समय की मांग के अनुसार निर्धारित होती रहती है। जो उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाता है उसे प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। इस लक्ष्य के एक छोटे से भाग के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात इसे बहुत अल्प समय में प्राप्त कर लिया जाता है। प्राप्य उद्देश्य निश्चित होते हैं
क्योंकि इसे एक निश्चित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाता है। अतः जब भी प्राप्य उद्देश्य के संबंध में चर्चा करते हैं, तब यह निश्चित हो जाता है कि इसमें प्राप्त होने वाला गुण विद्यमान है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अनुदेशनात्मक उद्देश्य प्राप्तिक उद्देश्य की सबसे छोटी इकाई का रूप है। इसे कक्षा शिक्षण के दौरान प्राप्त किया जाता है। इसे मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा के संगठन के अंतर्गत कक्षा शिक्षण के दौरान प्राप्त होने वाला उद्देश्य जो क्रिया के द्वारा व्यवहार परिवर्तन में सक्षम होता है, उसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। उपरोक्त पदों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। उद्देश्य, जिसे आदर्श आइडियल्स कहते हैं, लक्ष्य, निर्धारित बिंदु और उसकी तरफ बढ़ने की प्रक्रिया। प्राप्तिक उद्देश्य, प्राप्य, अचीवेबल। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज। अर्थात उद्देश्य लक्ष्य से बड़ा होता है, प्राप्तिक उद्देश्य से लक्ष्य बड़ा होता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य से प्राप्तिक उद्देश्य बड़े होते हैं। दर्शन जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है, जबकि शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के ज्ञान के स्रोत के रूप में विषयों का चयन करती है, जिससे कि ज्ञान को ग्रहण कर सके। प्रत्येक विषय वस्तु अपने अपने प्रकृति के अनुसार ज्ञान की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे में समस्या उत्पन्न होती है कि कितना ज्ञान उस विषय वस्तु के माध्यम से देना है जिसे हम देना चाहते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षा अलग अलग विषयों के ज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करती है। पाठ्यक्रम के द्वारा कितना ज्ञान देना है और यह ज्ञान किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, यह निश्चित हो जाता है। स्पष्ट होता है कि दर्शन द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम निर्मित करती है, अर्थात पाठ्यक्रम के ऊपर दर्शन का प्रभाव अवश्य होता है। यद्यपि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए समाज एवं मनोविज्ञान से संबंधित अवधारणाएं भी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन दर्शन शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार होने के कारण पाठ्यक्रम के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है, क्योंकि उद्देश्य ही किसी पाठ्यक्रम के मूल तत्व में सर्वोपरि होता है और उद्देश्य के निर्धारण का आधार दर्शन होता है। अतः दर्शन का प्रभाव पाठ्यक्रम पर देखा जा सकता है। शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य एवं शिक्षा व्यू रचना। अनुदेशनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दर्शन पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए आधार प्रदान करता है, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण हो जाने के पश्चात शिक्षक उन लक्ष्यों को जिन्हें पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। दर्शन पाठ्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दर्शन अब तक हमने किसी भी प्रकार के ज्ञान को जिसे प्राप्त किया है, उसका कितना अंश आगे की नवीन ज्ञान के लिए आवश्यक है, इसके लिए दिशा निर्देशन करता है। दर्शन के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त करता है, उसे मूल्य के रूप में निर्धारित करता है। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण के निर्धारण करने में दर्शन ज्ञात कराता है कि ज्ञान का कौन सा अंग या अनुभव या भाग मानवीय जीवन के लिए अत्यंत मूल्यवान है। जहां एक ओर शिक्षा के उद्देश्य में सहायक होता है, वहीं दूसरी ओर यह भी परामर्श देता है कि किसी निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्मित करना आवश्यक होगा। इन सब का प्रमाण पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखने से मिल जाता है। पाठ्यक्रम ही शैक्षिक आवश्यकताओं का दर्पण होता है, इसलिए इसे सरलता पूर्वक देखा जा सकता है। जैसे एक समय में स्पार्टा के निवासियों को सैनिक की आवश्यकता अधिक थी,
तब उस समय के पाठ्यक्रम में शारीरिक विकास पर अधिक बल दिया गया, जिसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम में कुश्ती, व्यायाम, खेलकूद एवं कृत्रिम युद्ध को रखा गया था, क्योंकि उनका देश छोटा था और दुश्मनों से घिरा था। लेकिन इसी समय एथेंस का पाठ्यक्रम भिन्न था, क्योंकि उनका उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना था। अतः व्यक्तियों को कलाओं की शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के कलाओं को पाठ्यक्रम में रखा गया था। भारत में भी समय के साथ साथ पाठ्यक्रम में बदलाव होते रहे थे। गुरुकुलों में धार्मिक शिक्षा को महत्व दिया जाता था। भारत विभिन्न धर्मों का देश रहा है, जैसे बौद्ध, जैन, मुस्लिम आदि। इन धर्मों की शिक्षा का प्रभाव भी हमारे देश की शिक्षा में देखने मिलता है। इससे हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में उस समय का उद्देश्य क्या था, अर्थात उनके जीवन दर्शन में किस चीज की प्रमुखता थी। उन्हीं आधारों पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन का पाठ्यक्रम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों के विभिन्न दृष्टिकोण, दर्शनों के जो विभिन्न राय हैं, उसी प्रकार पाठ्यक्रम के निर्माण संबंधों एवं संगठनों के संबंध में दर्शन के विभिन्न विचार एवं दृष्टिकोण मिलते हैं। विभिन्न विचारधाराओं ने अपने अपने मत के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में यद्यपि भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए, परंतु इन पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये सभी विचारधारा ज्ञान को विकसित करके शिक्षा के लिए नए नए पाठ्यक्रम के सिद्धांत विकसित किए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दर्शन पाठ्यक्रम विकास को बल देने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे प्रगतिवादी पाठ्यक्रम। प्रगतिवादी विचारधारा आधुनिक शिक्षा जगत की सर्वाधिक प्रभावशाली और क्रांतिकारी विचारधारा है। मार्क्स द्वारा स्थापित साम्यवाद से मुख्यतः प्रगतिवादी विचारधारा का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पाठ्यक्रम के विकास हेतु सहायक परिस्थितियां निर्मित हुई। साथ ही आदर्शवाद की जीवन पर पकड़ कमजोर हो गई और उसमें सुधार हुआ। प्रगतिवादी विचारधारा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। यह कोई नई विचारधारा नहीं है। मार्क्स को प्रथम समाजवादी वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि मार्क्स ने साम्यवाद की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया और राजनीति, समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद दर्शन को वैज्ञानिक साम्यवाद कहते हैं। प्रोफेसर C.E.M. जोर्ड ने साम्यवादी को एक पद्धति का सिद्धांत कहा है, क्योंकि यह उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर समाज की पूंजीवादी व्यवस्था का परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के रूप में होता है। मार्क्स के सिद्धांत के प्रमुख आधार तीन प्रकार के हैं। पहला, इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या। इसके लिए इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग किया है। दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसे इन्होंने मानव इतिहास का एकमात्र शाश्वत नियम तथा अनिवार्य परिणाम कहा है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा पूंजीवाद की कटुतम आलोचना करते हुए श्रमिकों को उनके वास्तविक अधिकारों के संबंध में व्याख्या करता है। मार्क्स के इन तीनों सिद्धांतों में से शिक्षा के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को ही मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगतिवादी जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है। प्रगतिवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थापित किए जाते हैं तथा इनका आधार भी यही भौतिक मूल्य होते हैं जो तत्कालीन समाज में व्याप्त होते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा चूंकि यह मानता है कि शिक्षा में हमेशा दोहरी शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती है,
क्योंकि जिस वर्ग के हाथ में सत्ता रहती है, शिक्षा भी उसी वर्ग के बालकों के लिए बौद्धिक आयोजन करती है, जबकि सामान्य जनता के लिए दक्षता परीक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के सभी साधनों पर राज्य का पूरा अधिकार होना चाहिए, जिससे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन बन सके और इसके लिए सारे देश की शैक्षिक संरचना को समान होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा पर अधिक बल देना भी चाहिए। प्रगतिवादी पाठ्यक्रम इतिहास के अध्ययन पर बल देता है, क्योंकि इतिहास एवं उससे जुड़ी अन्य सामाजिक विषयों को अपना अलग ही महत्व होता है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों को स्थान देना चाहिए। अतः उपरोक्त की विवेचना के आधार पर कह सकते हैं कि प्रगतिवादी विचारधारा के पाठ्यक्रम में विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान के विषयों, इतिहास, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पाठ्यक्रम निर्मित करते समय प्रगतिवादी विचारधारा के सिद्धांतों का भी समावेश किया जाता है, जिसे पढ़ने के उपरांत समाज में समानता लाई जा सके। अतः पाठ्यक्रम में सामाजिक मूल्यों, समानताओं, आर्थिक लाभ, तकनीकी विकास के लिए विषय वस्तुओं का गठन भी किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे आधारभूतवादी पाठ्यक्रम या तत्ववाद। शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूतवादी विचारधारा शिक्षा के एक बहुत ही प्राचीन विचारधारा है, जो मानव के विचारों से जुड़ी हुई है। अर्थात जब से मानव ने विचार करना, चिंतन करना शुरू किया, तभी से ही विचारधारा की नींव पड़ी है। इस विचारधारा के ऐतिहासिक विकास की समीक्षा करने पर विदित होता है कि पश्चात देश के सुकरात तथा उनके शिष्य प्लेटो ने ही इसकी नींव डाली है। यद्यपि इस विचारधारा को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे आदर्शवाद, मनवादी या अध्यात्मवादी आदि। यह सभी विचारधाराएं आदर्शवाद से ही ली गई है, लेकिन इसे आधारभूतवादी कहने के पीछे तर्क बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि इस वाद का प्रतिपादन प्लेटो का सिद्धांत ही करता है। प्लेटो कहते हैं कि संसार भौतिकता में नहीं, बल्कि इसकी वास्तविकता विचारों में है। अर्थात वास्तविकता का आधार विचार ही में है। मनुष्य का मन प्रत्ययों का निर्माण करता है, इसलिए प्लेटो ने मन एवं तर्क को प्रमुख माना है, जिसे उन्होंने सत्यम, शिवम और सुंदरम कहा है। इन तीनों आधारभूत विचारों के आधार पर ही इंद्रियगम्य वस्तुओं का विचार होता है। आधारभूतवादी इसी प्रकार की शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने पर बल देते हैं, जिससे कि तीनों आधारभूत विचार या मूल्य सत्यम, शिवम, सुंदरम का विकास एक बालक के अंदर हो सके। अन्य शब्दों में इसे आत्मा का विकास कह सकते हैं। इसे ही शिक्षा का मुख्य कार्य कहा गया है। एजुकेशन इज सेल्फ डेवलपमेंट। आधारभूतवादी पाठ्यक्रम के अनुसार सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों मूल्य बालक में अंतर्निहित होते हैं कि क्या उचित है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। अतः पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिससे कि बालकों की इन तीनों इच्छाओं की पूर्ति हो सके तथा जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले विषय वस्तु का भी समावेश किया जा सके, जो उनके जीवन को उन्नत बनाती है। इसकी पूर्ति हेतु आधारभूतवादी बालकों के शारीरिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर भी बल देते हैं। पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के अनुभव प्रदान करने वाली क्रियाएं, जीवन की समस्याओं का समाधान, जीवन को उन्नत बनाने वाले साधन आज भी समाहित होते हैं। पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के अनुभव प्रदान करने वाली क्रियाएं, जीवन की समस्याओं का समाधान, जीवन को उन्नत बनाने वाले साधन आज भी समाहित होते हैं। यद्यपि पाठ्यक्रम में उन सभी प्रकार की क्रियाओं को स्थान देना चाहिए जो बालकों को अनुभव के साथ जीवन की समस्याओं का समाधान करने योग्य
बना सके। हान के अनुसार कुछ विज्ञान, कला और व्यवसायिक शिक्षा हर एक विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर देना चाहिए। आधारभूतवादी पाठ्यक्रम में साहित्य, संगीत, कला, धर्म, नीति आदि विषयों के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, गणित आदि की शिक्षा को भी स्थान देना चाहिए। आधारभूतवादी पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत होने के साथ साथ गतिशील भी है। यद्यपि इस बात के प्रतिपादक बहुत रूढ़िवाद है, लेकिन गतिशीलता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि समय की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना भी आवश्यक हो जाता है। वर्तमान के पाठ्यक्रम में भी आधारभूतवादी पाठ्यक्रम की झलक देखने को मिलती है, जैसे मानविकी, वैज्ञानिक, सामाजिक विषयों, वाणिज्य, कला आदि की शिक्षा जीवन के आधारभूत पहलुओं से जुड़ी हुई है, जो जीवन को सरलता से जीने का एक मार्ग प्रशस्त करती है। पुनर्निर्माणवादी पाठ्यक्रम की चर्चा हम करेंगे। पुनर्निर्माणवादी विचार का उद्भव मानवतावाद से हुआ है। मानवतावाद को कई अर्थों में लिया जाता है, जिसके अनेक प्रमाण इतिहास में देखने को मिलते हैं। भारत में लोकायत या चार्वाक दर्शन में, चीन में कन्फ्यूशियन दर्शन में और प्राचीन ग्रीस में प्रोटोगोरस एवं अन्य दार्शनिकों के विचारों में इसके प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानवतावाद को इटली के नवजागरण काल के साहित्यिक आंदोलन एवं शिक्षा के आंदोलन से जोड़ा गया है। इसी कारण शिक्षा में मानवतावाद के साथ साथ पुनर्निर्माण शब्द प्रचलन में आने लगा है। पुनर्निर्माणवाद विचार को प्रचलन में लाने के दो प्रमुख तर्कों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला, मानवतावादियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ह्यूमैनिस्टिक एंड एथिकल यूनियन ने 1996 में मानवतावाद की न्यूनतम परिभाषा प्रस्तुत की, जिसमें पुनर्निर्माण की झलक दिखती है। मानवतावाद एक लोकतांत्रिक एवं नैतिक जीवन मुद्रा है, जो दृढ़तापूर्वक यह कहता है कि मानव को अपने जीवन का अर्थ और आकार प्रदान करने का अधिकार एवं उत्तरदायित्व है। यह मानवीय क्षमताओं द्वारा बुद्धि और मुक्त अन्वेषण की मनोवृत्ति से मानवीय एवं अन्य प्राकृतिक मूल्यों पर आधारित नैतिकता द्वारा एक अधिक मनोवांछित समाज को बनाए जाने का समर्थन करता है। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने धर्म दर्शन की मूल समस्याओं के संदर्भ में मानवतावाद के संबंध में लिखा है, मूलतः मानव केंद्रित दर्शन है, जो अलौकिक या अति प्राकृतिक शक्तियों के स्थान पर स्वयं मनुष्य के अनुभव एवं उसकी तर्क बुद्धि को ही सर्वाधिक महत्व देता है और मानव जाति के भाग्य के निर्माण के लिए केवल मनुष्य को ही उत्तरदायी मानता है। उपरोक्त संदर्भ में देखते हैं कि दो विषय वस्तु स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। पहला मानव, दूसरा मानव के कार्य एवं परिणाम। यदि मानव शब्द पर विषय वस्तु को केंद्रित करके देखने का प्रयास करते हैं, तब यह मानवतावादी हो जाता है, और जब उसके कार्यों एवं परिणामों पर केंद्रित करके देखने का प्रयास किया जाता है, तब वह पुनर्निर्माणवाद बन जाता है। जॉर्ज ए केली ने अपने निर्मित वैकल्पिकवाद का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मानव अपने पूरे जीवन में विचारों को कई तरह से निर्माण करता है। वह सदैव अपने द्वारा निर्मित परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है तथा पहले से निर्मित विषय वस्तुओं में परिवर्तन करता रहता है या उसकी समीक्षा करता रहता है। इस तरह वह हमेशा वैकल्पिक निर्माण अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्ट को पुराने निर्माण की जगह प्रयोग के लिए तैयार
रखता है। इस प्रकार देखते हैं कि मानव पूरे जीवन में विचारों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करता रहता है तथा जीवन को व्यवहारिक कसौटियों पर कसता हुआ आगे बढ़ता है। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा सहयोग करता है, अतः पुनर्निर्माणवादी पाठ्यक्रम में इसी प्रकार की विषय वस्तु को रखने की अपेक्षा की जाती है, जिसके द्वारा मानव को अपने विचारों को पुनर्निर्मित करने में मदद मिल सके। ब्रू बेकर ने पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्मित करने पर बल देते हैं कि मानवीय स्वभाव व मानवीय दृष्टिकोण बदल सके। अतः पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को इस प्रकार क्रमबद्ध करना चाहिए कि तर्क बुद्धि की गहराई एवं विवेक प्रबल मिल सके। इसके लिए विषय वस्तु को बहुत ही गहराई एवं विस्तृत रूप से लिखना चाहिए। डार्विन ने भी पाठ्यक्रम में उन्हीं सामग्रियों को रखने को कहा है जिसे मानव के लिए आवश्यक समझा जाता है, जो संपूर्ण मानव जाति में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। जो विषय सामग्री अधिक महत्वपूर्ण होती है उसे अधिक प्राथमिकता देते हुए क्रमशः अन्य विषय की विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत का विश्लेषण करने पर पाते हैं कि पुनर्निर्माणवाद पाठ्यक्रम निर्धारण में दिशा निर्देश का कार्य करता है, क्योंकि आज के समय की विषय वस्तु बहुत विशेष हो गई है, जिसके कारण विषयों को मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होता है, जिसे पाठ्यक्रम में संशोधन कर उसका पुनर्निर्माण करना पड़ता है। समय की मांग के अनुसार शिक्षा के कार्यक्रम सामने आ रहे हैं, जैसे MBA, BBA, BA कंप्यूटर विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी विज्ञान व जैव तकनीकी, औषधि रसायन आदि। इस प्रकार पुनर्निर्माणवाद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि यह विषय वस्तु के अंदर के विषय पाठ्य वस्तु की समीक्षा उपरांत पाठ्यक्रम में नित्य नए नए बदलाव लाता रहता है। आज हम इस पाठ्य सामग्री के द्वारा पाठ्यक्रम एक बल के रूप में किस प्रकार कार्य करता है इसे समझे, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ्य सामग्री पसंद आई होगी। धन्यवाद।